गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग, हालांकि थोड़े लेट से 8:07 का टाइम हुआ है। आज मैं ही इस क्लासरूम में, मतलब कि हमारा जो स्टूडियो है, आज मैं ही थोड़ा लेट पहुंचा। तो खैर, कल का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया था। कल मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पीडीएफ शेयर करी थी, एंड आई होप कि टीम ने वो आपके साथ शेयर कर लिया। और एक और होप कर लेता हूं कि आपने पढ़ भी लिया होगा। आप लोगों का गुड मॉर्निंग मैसेज आना शुरू हो गया, तो ऑडियो वीडियो ठीक होगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। पीडीएफ नहीं मिला, प्रीवियस लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिला, जबकि मैंने दोनों ही पीडीएफ 12 बजे तक भेज दिए थे। एक बार आप वहां पे चेक करना, तो जहां पर आपकी क्लास का वीडियो होता है और उसके साथ जो नोट्स का सेक्शन होता है। कल का पीडीएफ नहीं मिला है, अरे यही तो गड़बड़ हो गई। चलो, आज मैं क्लास के बाद दोबारा चेक करता हूं, ठीक है? आज की क्लास के बाद मैं दोबारा चेक करता हूं, और पक्के तौर पे 12 बजे तक कल का पीडीएफ जो गया हुआ कल है उसका पीडीएफ और आज का पीडीएफ, दोनों ही पीडीएफ मिल जाएगा। अब उसके लिए अब आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, अब वो मेरी चिंता हो गई। तो मैं देखता हूं और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, राइट? सो अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया के दूसरे जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया हैं वो। हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में रहेगा। कल की तरह आज भी लिखना नहीं है, बट नहीं लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्लास का समय इधर उधर की बात में बिताएंगे। तो चैट में बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ जिसमें कोई भी इधर उधर की बात हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो जब मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन ले आइए, तो उस समय मैं स्क्रीन पे अच्छे से क्वेश्चन को देख रहा हूँगा कि आपके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन क्वेश्चन को मैं आंसर भी कर दूंगा। लेकिन जब तक मैं बोलूँ नहीं कि क्वेश्चन भेजिए, तब तक आपके क्वेश्चन अगर आप भेजते भी हैं तो शायद मैं उसको देख ना पाऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब मैं बोलूँ कि क्वेश्चन आप भेज दीजिए, तब आप क्वेश्चन भेजिएगा। पहली बात, इधर उधर की कोई बात मत करिएगा। इधर उधर की बात करने से मुझे निराशा होती है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। लिखना इसलिए नहीं है कि इस टॉपिक पर जितना कुछ लिखने लायक है उसको मैंने इस नोट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया है, और एग्जैक्टली यही नोट बस वाइट बैकग्राउंड के साथ, ताकि आपको प्रिंट करने में आसानी हो, और थोड़े छोटे फॉन्ट साइज के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा पेजेस का प्रिंट आउट आपको ना लेना पड़े। और इसके अलावा कुछ भी अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी की ये हमारी आज की लास्ट क्लास है। कल से हम हैबिटेट कंजर्वेशन पर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग वेटलैंड को देखेंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन को देखेंगे, नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज़ को देखेंगे, इको सेंसिटिव एरिया को देखेंगे। इंडिया में जो कुछ खास कंजर्वेशन एरियाज़ हैं उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रेडिशनली बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया ही जाता है बायोडाइवर्सिटी के साथ, हालांकि बायोडाइवर्सिटी के बाहर भी बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि इसको एक ट्रेडिशन रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के साथ ही पढ़ाया जाए, तो इसलिए मैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का समापन इस टॉपिक से कर रहा हूं। और ये एक बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसमें बहुत कुछ था जो कि हमें जानने लायक है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया के बायोजोग्राफिक रीजन्स, इन दोनों को करने के बाद बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को विराम दे देंगे, और उसके बाद जो हमें देखने की ज़रूरत होगी वो है हैबिटेट कंजर्वेशन की, जो क्लास कल उसकी पहली क्लास होगी। हैबिटेट कंजर्वेशन पे बस 4 क्लासेस हैं, उसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ पे आ जाएंगे। तो अब चीज़ें जो हैं थोड़ी छोटी छोटी चैप्टर्स वाली आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकलेंगे। और आज भी नहीं लिखना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि अब आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, और बिल्कुल कल की तरह हम लोग समझते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इक्का दुक्का कोई बातें लिखने लायक होंगी तो मैं डिक्टेट कर दूंगा और आप लिख लेंगे। सो द पॉइंट इज कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के जैव विविधता से रिच एरियाज, द एरियाज विच आर रिच इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आज हम लोग उनको देखने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसमें हम 2 चीज़ों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में वो है
बायोजियोग्राफिकल रीजन, जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो पूरे देश को कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जहाँ की भौगोलिक प्रकृति, जहाँ का ज्योग्राफिकल नेचर अलग है, उसकी वजह से वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अपने आप में दूसरे क्षेत्रों से अलग है। उनको समझना जरूरी है, उनका एक मैप भी है। उसके बाद हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे कंट्री में आज की डेट में 18 हैं, और 18 में से 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है एक, जो दुनिया के चंद बहुत इम्पॉर्टेंट और वेल मैनेज्ड बायोस्फीयर रिजर्व को एक लिस्ट में जगह देता है। पूरी दुनिया में 668 ऐसे हैं जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। भारत के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर उनको रिकॉग्निशन मिली हुई है। वो भी लिस्ट हम देखेंगे। शुरू करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कि दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं। 17 ऐसे कंट्री हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे कंट्रीज़ को हम कहते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। भारत उन मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। इंटरनेट पर जब आप रिसोर्सेज को देखना शुरू करिएगा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कहीं कहीं 17 दिया हुआ है, कहीं कहीं 19 दिया हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में विश्व में कुल 17 मेगा डाइवर्स हैं। जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें पहले 15 कंट्री थे, फिर 4 और शामिल किए गए, फिर 2 हटा दिए गए। 17 आज की डेट में मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, और 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से भारत की भी अपनी एक जगह आती है। और उस तरह से हमारे देश की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे पास जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम बढ़ चढ़ करके संरक्षित करें और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करें, और हम अपने भी इकोसिस्टम को बना के रखें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भारत विश्व के 17 विशाल विविध देशों में से एक है। ठीक है, भारत विश्व के 17 विशाल विविध देशों में से एक है। और भारत में सिर्फ बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती, बल्कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ परंपरागत ज्ञान भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। अक्सर ये परंपरागत ज्ञान का जिक्र आता है। ठीक है, अक्सर ये परंपरागत ज्ञान का जिक्र आता है, और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी है उतना ही ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ परंपरागत ज्ञान है। कैसे, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हल्दी का। पूरी दुनिया को पता है, आज सच में पूरी दुनिया को पता है कि हल्दी में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। एक सब्सटेंस होती है हल्दी में जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन, और करक्यूमिन सब्सटेंस जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। बॉडी में किसी भी हिस्से में सूजन होती है तो उसको वो कम करता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जब आपको ज़ुकाम वगैरह होता है और आप गर्म पानी में हल्दी मिला करके, और अगर कभी ऐसा करते हैं तो गर्म पानी में हल्दी के साथ काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाएं और तब उसको पिएं, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है और काली मिर्च में पाइपेरिन होता है। करक्यूमिन और पाइपेरिन मिल करके 4 गुना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं, और दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करते हैं। तो कभी भी कोई आपको कहे कि गर्म पानी में हल्दी मिला करके पीजिए, तो गर्म पानी में सिर्फ हल्दी नहीं, काली मिर्च भी आप मिला करके पिएंगे और उससे आपको डबल फायदा मिलेगा। खैर, तो जब आपको जुकाम होता है, बुखार होती है, कोरोना के दौरान बहुत लोग हल्दी पी रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस तरह का फ्लू या इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का सिस्टम है, उसमें इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब आप हल्दी खासतौर पे काली मिर्च के साथ पीते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कम होती है, और ये आपके सिम्टम को काफ़ी रिलीफ देता है। अब हल्दी का यही गुण आप हमारी आर्टरीज के इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में कर सकते हैं। आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और अगर आर्टरीज की अपनी वॉल
अपनी दीवार सूज जाए तो बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ओल्ड एज के साथ लोगों के बॉडी में ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, और अगर ब्लड का फ्लो काफ़ी कम हो जाए तो ये हार्ट डिजीज़ का रीज़न बन जाता है। जो लोग हल्दी के करक्यूमिन का उपयोग करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ख़ास तौर पे अगर लंबे वक्त तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हल्दी का ये मेन गुण है। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि किसी को ये पता है कि हल्दी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं पता है कि हल्दी का कौन सा हिस्सा, पौधे का कौन सा हिस्सा किस तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उस रिसर्चर को सोचो कि कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो पत्तियों से क्या क्या नहीं निकालेगा और बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर नहीं यूज़ करेगा। फिर अंडरग्राउंड जो हल्दी का ट्यूबर है उसको भी निकालेगा, उससे भी पता नहीं क्या क्या कंपाउंड निकालेगा और बॉडी के कौन कौन से हिस्से पे उसको ट्राई करेगा। हो सकता है उसको गेस वर्क में ये लगता हो कि इससे शायद आंखों की बीमारी ठीक होती हो, तो वो हल्दी का आई ड्रॉप बना के किसी की आंख में डाल देगा, उसकी आई साइट जाती रहेगी। लेकिन अगर यहीं पे आप ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ दीजिए, अगर उस व्यक्ति को स्थानीय लोगों का साथ मिल जाता है और वो बताता है कि हमें चोट लगती है तो हम उस जगह पे हल्दी लगा लेते हैं, हमें ज़ुकाम होता है तो हम पानी में या दूध में मिला करके हल्दी पी लेते हैं, तो क्या होता है कि आपकी सोच को एक दिशा मिलती है और आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। फिर हल्दी के पौधे की पत्तियों में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, सिर्फ हल्दी के अंडरग्राउंड पार्ट में आपकी दिलचस्पी रहती है। और फिर आप देखते हैं कि ऐसा क्या है कि चोट पर भी लगाने से चोट की सूजन कम होती है। जब आप जुकाम में, बुखार में हल्दी दूध वगैरह के साथ पीते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सूजन कम होती है, तब उसी दिशा में वो काम करेगा। और इस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बायोडाइवर्सिटी के किसी भी रिसोर्स के आर्थिक उपयोग तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उसको लेकर के ट्रेडिशनल नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है। और इंडिया चूँकि एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और बहुत पुराने वक्त से हम प्रकृति के साथ बहुत घनिष्ठ रिलेशन में रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज का भी भंडार है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट CSIR, ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो हमारा CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, कि इंडिया में जो तमाम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसको लेकर के जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाए जहाँ पे इस नॉलेज को रिकॉर्ड किया जाए, सो दैट कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पर जब भी रिसर्च किया जाए तो एक जगह उसको लेकर के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों को मिल जाए, सो दैट कि हमारे रिसर्च को आसानी मिले। तो पहली पॉइंट तो यही है कि भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है और जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान दोनों से ही समृद्ध है। अगर आप देखो तो सच में भारत दुनिया की मात्र 2.4% लैंड एरिया को कवर करता है, महज 2.4। लेकिन अगर जितनी प्रजातियां आज के डेट में आपको पता हैं उन प्रजातियों का ये 7 to 8% प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। आप उम्मीद करेंगे कि अगर आपके पास 2.4% लैंड एरिया है और आप तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी आपके पास है, तो ज़्यादातर उम्मीद क्या होती है कि हमारे पास 2%, 3% मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास इतनी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। हमारे पास दुनिया की 7 से 8% की बायोडाइवर्सिटी नोन है और बहुत सारा ऐसा भी बायोडाइवर्सिटी है जो कि अननोन है और जिसकी हर साल भारत में खोज होती रहती है। खासतौर पे ईस्टर्न हिमालय में भारत में खोज होती रहती है और वेस्टर्न घाट में इसकी खोज होती रहती है। जाहिर है भारत के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेट फ्रेमवर्क है संस्थागत, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक संस्थागत ढांचा है। हमारे पास नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, हर स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई है, हर स्थानीय लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी वगैरह
बनी हुई है। कानूनी ढांचा है, वन्य जीवों के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 का है, वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम है। तो एक अच्छा कानूनी फ्रेमवर्क भी है। हमारे पास अलग अलग नीतिगत ढांचे की भी कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति है, 1988 की चलती आ रही है, और हमारा एक नया फॉरेस्ट पॉलिसी बन के तैयार है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि गवर्नमेंट उसको कब नोटिफाई करती है। और भारत में बहुत सारे अन्य स्पीसीज के साथ साथ बहुत स्थानिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियों से मतलब है एंडेमिक, जो स्थान विशेष पे ही पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो ये हैं हमारे विश्व के सारे मेगा डाइवर्स कंट्री। अगर आप यहां से देखना शुरू करें भारत, अरे ये क्या हुआ, हाँ, अगर आप यहां से देखना शुरू करें तो आप देखते हैं कि भारत है, चीन है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इतने ही दूर में अगर आप देखें, इतने ही दूर में, और मेडागास्कर को भी मिला लीजिए हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां मेडागास्कर हो गया। तो 8 तो यहीं मिल गए आपको। उसके बाद कॉन्गो है, ये DRC का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो उसके बाद कॉन्गो है 9वां, और 10वां हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, नामीबिया अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन अभी तक नामीबिया को मेगा डाइवर्स कंट्री में नहीं गिना है। ठीक है, अच्छा, PDF को लेकर के मुझे सूचना मिल गई है, तो क्लास के बाद मैं टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके और कल वाला PDF जो शेयर किया था और आज का PDF दोनों ही अपलोड करा देंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ उसको लेकर के आप मैसेज ना करें। फिर अगर हम 10 तो यहीं हो गए, और फिर साउथ अमेरिका में आप देखें तो ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, पेरू है, इक्वेडर है, कोलंबिया है और मेक्सिको है। तो ये हो गए हमारे कितने, 6, और 7वां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसे। ठीक है, तो इतने सारे, ठीक है, इतने सारे मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा जो है कंसर्न भारत के साथ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में। जैव भौगोलिक क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होते। किसी भी देश को कई जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, किसी भी देश को, कि वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, वहाँ का लैंडस्केप और लैंड फॉर्म कैसा है। इन सब चीज़ों से ये तय होता है कि यहाँ पर पौधों की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाएगी, यहाँ पर एनिमल्स की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाएगी, और इस तरह से एक जो है बायोलॉजिकल ज्योग्राफिकल यूनिट बनता है, जैव भौगोलिक क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो हमारे देश को, ठीक है, 10 बायोज्योग्राफिकल जोन में बांटा गया है। ठीक है, हमारे देश को 10 बायोज्योग्राफिकल जोन में बांटा गया है। और किसने बांटा है, तो इसको बांटने का काम किया है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। हालांकि एनिमल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन बांटने का काम किसने किया है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। भारत में जितने भी पौधे के प्रकार हैं, ठीक है, भारत में जितने भी पौधे के प्रकार हैं वो सारे के सारे सर्वे किए जाते हैं बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उनमें किस पर कितना खतरा है वो भी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने सर्वे के दौरान स्टडी करती है और रीड करके रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये आप देखें, तो बॉटेनिकल सर्वे जो है वो किसी भी बायोजोग्राफिकल जोन के अंदर 3 रीजन को, 3 लेवल को पहचानता है। एक बहुत बड़ा एरिया होगा जो कि बायोजोग्राफिकल
रीजन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि बायोजोग्राफिकल रीजन है, जैसे गंगा का मैदानी इलाका, राइट। देखिए एक वार्निंग आ गई है, अगली बार मैं ही चैट बंद करा दूंगा और उसके बाद आराम से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो अगर चैट में डाउट पूछने की थोड़ी भी चाहत है तो आप लोग चैट स्पेस को किसी भी और पर्पस के लिए ना यूज करें, नहीं तो आपके सामने 1 मिनट में मैं चैट को ऑफ करवा दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग चैट को ठीक करें और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, आप लोग अपनी आदत को सुधार लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज मैं चैट को बंद करा दूंगा और फिर पढ़ाई होगी। चलिए, तो किसी भी बायोजोग्राफिकल रीजन को, ठीक है, किसी भी बायोजोग्राफिकल रीजन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, जिसको हम कहते हैं बायोटिक प्रांत, ठीक है, एक बहुत बड़ा बायोजोग्राफिकल रीजन है, तो उसका जो पहला लेवल होता है वो होता है बायोटिक प्रांत। आपसे ये पूछा जाएगा, पीटी में पूछा गया है कि अलग अलग स्तर क्या हैं, तो बायोजोग्राफिकल रीजन टॉप लेवल पे है, उसके नीचे बायोटिक प्रांत आता है, ठीक है, और उसके नीचे एक बायोलॉजिकल प्रोविंस के अंदर जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स होंगे, तो उनको हम कहते हैं भूमि क्षेत्र। और हर भूमि क्षेत्र में, ठीक है, हर भूमि क्षेत्र में अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाएंगे। उस इकोसिस्टम को इस पर्पस के लिए हम बायोम कहेंगे। और ये जो हमारे बायोम हैं, ठीक है, ये जो हमारे बायोम हैं वो लास्ट लेवल हैं। तो सबसे पहले बायोजोग्राफिकल रीजन है, उसके नीचे प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, उसके नीचे लैंडफॉर्म्स हैं, और उसके नीचे बायोम है कि क्या क्या वहाँ पर स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये लेवल है, और ये भारत के हमारे बायोजोग्राफिकल रीजन है, ठीक है। ये अलग अलग कलर में बायोजोग्राफिकल रीजन है, और इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और ये कलर डायग्राम के साथ आपको देंगे पीडीएफ, ठीक है, कलर डायग्राम के साथ देंगे। बेशक प्रिंट में वो ब्लैक एंड वाइट आएगा, लेकिन चूंकि पीडीएफ रहेगा तो आप हमेशा उसको कलर में देख पाएंगे, ठीक है, हमेशा उसको कलर में देख पाएंगे। बायोजोग्राफिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन होता है। किसी ने पूछा तो मैं एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूं कि बायोजोग्राफिकल रीजन एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और उस बहुत बड़े एरिया में एक खास तरह के भौगोलिक कंडीशन पाए जाते हैं। और चूंकि एक खास तरह के भौगोलिक कंडीशन पाए जाते हैं, इस तरह से वहाँ पे एक खास तरह का आप बायोडाइवर्सिटी पाएंगे, तो उसको हम एक बड़ा बायोजोग्राफिक रीजन कहते हैं। लेकिन इस रीजन को छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट सकते हैं, जिनको हम प्रांत कहेंगे, और प्रांत के अंदर भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, और उन लैंडफॉर्म्स के मुताबिक अलग अलग कम्युनिटी, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डेवलप करती है। तो इस तरह से इसका लेवल होता है। अब हम लोग आते हैं भारत के 10 बायोजोग्राफिक रीजन पर। सबसे पहला जो बायोजोग्राफिक रीजन है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन बायोजोग्राफिकल रीजन। हाई एलिवेशन होती है, ठीक है ना, हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन का मतलब है समुद्र तल से 4000 मीटर या उससे ज़्यादा की ऊंचाई। यहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, और अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। तो अल्पाइन वेजिटेशन में आप ट्रीज ना के बराबर पाएंगे, अल्पाइन में ट्रीज ना के बराबर मिलेंगी, लेकिन बहुत तरह की झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ के बाद ट्रीज मिलने कम हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ट्री लाइन, कहीं लिखना है तो लिख लीजिएगा इसको। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ट्री लाइन, और ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि एक समुद्र तल से एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर ट्रीज नहीं ग्रो कर सकते, वहाँ पे ठंड इतनी पड़ती है, वहाँ पे अच्छे सॉयल और सॉयल में न्यूट्रिएंट की इतनी कमी है, वहाँ पे ट्री ग्रो नहीं कर सकते। उस लेवल को ट्री लाइन कहा जाता है, और ट्री लाइन 4000 मीटर के ऊंचाई से शुरू हो जाती है। उसके बाद इक्का दुक्का पेड़ मिलेंगे,
आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको फिर अब झाड़ियाँ मिलने लगती हैं। तो ट्रांस हिमालयन में बहुत इक्का दुक्का पेड़ के स्पीसीज मिलेंगे, लेकिन अल्पाइन वेजिटेशन में आपको झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे मिलेंगे। यहाँ पर जंगली भेड़, बकरी, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यहाँ पर अब आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्रेन जो बड़े वाले पक्षी होते हैं जिसमें सारस भी आता है, तो एक ब्लैक नेक्ड क्रेन होता है जिसकी लंबी गर्दन होती है लेकिन ब्लैक कलर की होती है, तो वो ब्लैक नेक्ड क्रेन भी इसी एरिया में मिलेगा आपको। और अगर इस मैप में आपको ट्रांस हिमालयन देखना है तो ये हमारा ट्रांस हिमालयन है, देख रहे हैं, ये जो खास तौर पे लद्दाख वाला जो एरिया है वो हमारा ट्रांस हिमालयन एरिया है। उसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ब्राउन कलर का, और फिर यहाँ पे सिक्किम, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ये ब्राउन, फिर इधर नेपाल आ जाता है, और फिर ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये एरिया है हिमालयन बायोजोग्राफिकल रीजन का, हिमालयन बायोजोग्राफिकल रीजन। अगला वही है हिमालय का क्षेत्र। ये दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को शामिल करता है, और यहां पर भारल, आइबेक्स, मार्खोर, हिमालयन थार जो एक ये है, हिमालयन थार एक जंगली बकरी है वो, और ताकिन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। आप चाहें तो इसको घर पे अपनी उत्सुकता के लिए गूगल करके देखिएगा कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रजातियां यहाँ पर आप पाएंगे, और सिर्फ ये प्रजातियां ही नहीं पाएंगे, इनके अलावा जो हिमालय के निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको टाइगर्स भी दिख जाएंगे, और तेंदुए तो होते ही होते हैं। उसके बाद आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में थार का रेगिस्तान और कच्छ का रेगिस्तान आता है। यहाँ पर आप देखेंगे वुल्फ भेड़िया, कैराकल, डेजर्ट कैट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो काफ़ी ज़्यादा लुप्त प्राय है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहीं पर पाया जाता है डेजर्ट एरिया में। चौथा आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो है सो सेमी ड्राई एरिया है, और ये वेस्टर्न घाट के रेगिस्तान, जो वेस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं उसके बाहर जो रेगिस्तान है वो, और घने जंगलों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, मतलब एकदम से तट और पीछे सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, बीच का जो एरिया है वो है। यहाँ पर आपको कई तरह के स्पीसीज पाए जाएंगे। शेर पाया जाएगा, मतलब कि हम अब गुजरात की बात करने लग गए। कराकल पाया जाएगा, सियार और भेड़िया जैसी प्रजातियां पाई जाएंगी। फिर हमारा वेस्टर्न घाट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, राइट। तो ये तो हमें पता ही है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और सदाबहार वन है, और जैव विविधता के हॉटस्पॉटों में से एक है। बहुत सारे मैमेलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। नीलगिरी लंगूर पाया जाएगा, लाइन टेल मकाक जो कि एक तरह का बंदर है वो भी पाया जाएगा, ग्रिडल जॉइंट स्क्विरल पाया जाएगा, मलाबार सिवेट जिसका फोटो भी उस दिन मैंने दिखाया था, तो ये सब इस एरिया में पाए जाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है डेक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा बायोजोग्राफिकल रीजन है डेक्कन का पठार। अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ पर चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, हाथी जैसी प्रजातियों का ये घर है। गंगा का मैदान, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा कृषि की प्रधानता है, फिर भी राइनो पाए जाएंगे यहीं पर। मतलब जब हम गंगा का मैदान कहते हैं तो काफ़ी हद तक हम ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों को भी शामिल करते हैं इसमें, हालांकि उसका कुछ हिस्सा अलग ही आता है। यहाँ पे कुछ आपको राइनो मिलेंगे, कम से कम पुराने राइनो के पर्यावासों में ये भी शामिल था। हाथी तो पाया ही जाता है।
फिर दलदली हिरन पाया जाएगा, बॉग डियर, हॉग डियर वगैरह यहां पर पाया जाएगा। लाइन टेल मकाक पूर्वोत्तर में नहीं था, इब्लिश कह रहे हैं। आप जा करके चेक कीजिएगा, ये वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है। जहां से भी पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। ठीक है, मैंने वेस्टर्न घाट में लाइन टेल मकाक दिखाया भी था आपको। फिर आता है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से मतलब है, अगर हम देखें तो ये इंडो बर्मीज एरिया को कवर करता है मेनली, और ये ईस्टर्न हिमालयन के नाम से हॉटस्पॉट था, अब इंडो बर्मीज है। और यहाँ पर खासी पहाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। खासी पहाड़ियों में कई सारे रेयर ऑर्किड पाए जाते हैं, कई सारे रेयर दूसरे प्लांट पाए जाते हैं, जैसे निपेंथिस पाया जाता है जो एक कीट भक्षी है। फिर आता है तटीय क्षेत्र। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.5%, और यहाँ पर रेतीले समुद्र तट हैं, मैंग्रोव हैं, और मिट्टी के फ्लैट एरियाज हैं, कोरल रीफ हैं वगैरह यहाँ पर पाया जाएगा। और फिर लास्ट में आता है अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह। यहाँ पे भी वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। क्योंकि ये इक्वेटर के काफ़ी पास चला जाता है, तो इक्वेटर के पास जम के बारिश होती है, और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे फॉरेस्ट होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। पूरे साल वो फॉरेस्ट हरे रहते हैं, और यहाँ पर भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो अब अगर एक बार वापस उस मैप पे हम चले जाएं, मैप जो आपके साथ शेयर होगा, तो इस तरह से ये मैप हमारा दिखता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है। ये क्या हो गया? हिमालयन क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? गंगा का मैदानी इलाका हो गया। अब अगर देखो तो हम लोग भी, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन टेक्निकली इसको हम गंगा के मैदानी इलाके में ही गिनेंगे। और ये बढ़ता बढ़ता आप देख रहे हो कि वेस्ट बंगाल वगैरह को भी कवर कर लेता है। उसके बाद ये उत्तर पूर्वी का हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये चला जाता है फिर इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में। फिर अगर आप यहां से देखो तो ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया, जिसमें रन ऑफ कच्छ भी शामिल हो गया। ये क्या हुआ? ये हमारा डेक्कन प्लेटो है। देख रहे हो कितना बड़ा डेक्कन प्लेटो दिख रहा है यहाँ पर? तो ये डेक्कन प्लेटो है। फिर एकदम जो डार्क ब्लू में है वहाँ पर हमारे तटीय क्षेत्र हैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, ये सेमी ड्राई एरिया हो गया। तो इस तरह से हमारे, और ये हमारा अंडमान और निकोबार हो गया। तो ये इस तरह से हमारे सारे के सारे बायोजोग्राफिक रीजन हैं। मैप के साथ इसको याद करना पड़ेगा, और किस रीजन की क्या खासियत है वो भी देखना होगा। एक सेकंड के लिए हम यहाँ पर बोर्ड के सामने से हट जाते हैं, सो दैट आप लोग एक बार इसको देख लें कायदे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो ब्लू है वो तटीय इकोसिस्टम्स में बायोजोग्राफिकल में आते हैं। ठीक है, जो ब्लू है वो तटीय सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, ये देखो ब्लू, अरे ये तो ये देखो ब्लू का मतलब है कोस्ट्स। ये है आइलैंड, मतलब कि अंडमान निकोबार। लाइट ब्लू ट्रांस हिमालयन था, ये डेजर्ट है, ये गैंजेटिक प्लेन है, ये सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क है। ठीक है ना, ये डेक्कन पेनिनसुला सबसे बड़ा था, वेस्टर्न घाट है, और गैंजेटिक प्लेन है। यहाँ पे लगभग लगभग पूरा मैप अब आपको दिख रहा होगा।
राइट। तो ये हो गया हमारा इंडिया का बायो ज्योग्राफिक, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का बायो ज्योग्राफिक रीजन। अब हम आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं। चलो, इसमें अब जो जानने लायक बातें हैं उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं हमारे, वो खास तरह के बड़े कंजर्वेशन एरिया होते हैं। एक प्रोग्राम यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1971 में, और उस प्रोग्राम को कहा गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये कहा गया था कि हमेशा कंजर्वेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस जगह से उस जगह के लोगों को हटा करके और तब उस जगह का संरक्षण करें। यूनेस्को का कहना था कि अगर इस तरह से हम संरक्षण करेंगे तो बहुत कम ही एरिया का संरक्षण हम कर पाएंगे। उल्टा हम ऐसा क्यों ना करें कि एक बड़े एरिया में लंबे समय से जो लोग रहते आ रहे हैं और जिनके डे टू डे या इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ के प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब नहीं करती है, तो उन लोगों के साथ उस पूरे बायोज्योग्राफी को हम संरक्षित क्यों ना रखें। लोग, उनके पारंपरिक तौर तरीके जो कि नेचर के साथ बैलेंस में है, नेचर को उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को भी रहने दिया जाए। वहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर है, वो प्राकृतिक धरोहर को भी बचा के रखी जाए, और इस तरह से जन्म होता है बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्सेप्ट का। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का 1971 में लॉन्च एक प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया कि इन एरियाज में हम कंजर्वेशन भी करेंगे, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी उसका कंजर्वेशन भी होगा, और जो लोग परंपरागत तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी पर आश्रित हैं उन लोगों को भी यहाँ पर एक तरह का संरक्षण मिलेगा। बाहर के इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन के दबाव से उनको यहाँ पर एक बचाव मिलेगा और उनके प्राकृतिक तौर तरीकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि नेचर को कहीं कोई डिस्टर्बेंस होती नहीं है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पहले से अपनाया हुआ था, लेकिन इसके बाद इंडिया ने अपने इस तरह के बड़े संरक्षण क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व कहना शुरू कर किया, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। ये पहले आप ड्राइंग देखेंगे, फिर आप समझ में आएगा आपको। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बीच में जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोर एरिया। कोर एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और कोर एरिया को सबसे ज़्यादा संरक्षण की भी ज़रूरत होती है। अब सवाल उठता है कि कोर एरिया को संरक्षण दिया कैसे जाए। तो कोर एरिया को एक्स्ट्रा संरक्षण देने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए कोर एरिया में एक काम जो हम करते हैं वो काम बस इतना सा है कि कोर एरिया में हम नेशनल पार्क या सैंक्चुरी डिक्लेयर कर देते हैं। नेशनल पार्क और सैंक्चुरी हमारे कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं, और चूंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोर एरिया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सैंक्चुरी और नेशनल पार्क नोटिफाई होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इनको एक कानूनी मान्यता मिलती है, और कानूनी मान्यताओं की वजह से यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उन रेस्ट्रिक्शन को काफ़ी बखूबी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इन रेस्ट्रिक्शंस को अब एक कानूनी बैकिंग मिल चुकी है। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को बहुत अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ संरक्षण, और संरक्षण के अलावा आप एक लेंस देख रहे हैं, तो लेंस यहाँ पर क्या बताता है? लेंस बताता है रिसर्च। तो कोर एरिया में कुछ साइंटिफिक रिसर्च की अनुमति दे सकती है, लेकिन और कुछ भी कोर एरिया में नहीं किया जा सकता। कोर के बाहर बफर एरिया आता है। बफर एरिया में थोड़ी टूरिज्म की इजाज़त होती है,
थोड़े अध्ययन की इजाज़त होती है और कुछ लोगों को उन परिस्थितियों में रहने दिया जा सकता है अगर उनकी एक्टिविटी से कोर एरिया पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा हो। अगर उस तरह की कोई एक्टिविटी करते हुए ट्रेडिशनल तरीके से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये रह सकते हैं। तो कोर के बाहर जो बफर एरिया है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, ठीक है। बफर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। यहाँ पे स्टडी की जा सकती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जा सकती है, रिसर्च तो किया ही जा सकता है और कुछ हद तक टूरिज्म भी अलाउड है। रीज़न बीइंग कि अगर टूरिज्म कोर एरिया को एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रहा तो टूरिज्म भी यहाँ पर अच्छे से अलाउ होगा। इसके बाद आता है हमारा बाहर का ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में सबसे कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है, लेकिन सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से अलाउड है। इस तरह से अलाउड नहीं है कि उससे वहाँ के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़े। तो सस्टेनेबिलिटी तो पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में रहती है। बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई करने के पहले वहाँ पर अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिससे कि हार्म हो सकता है, उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिलोकेट कर देना होता है। पूरे के पूरे बायोस्फीयर के बाउंड्री में किसी भी तरह की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। टूरिज्म चल सकता है, ह्यूमन हैबिटेशन हो सकता है। ट्रांजिशन जोन में सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन होता है, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने की है कि ट्रांजिशन जोन का भी ह्यूमन हैबिटेशन कभी भी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि वो स्थानीय बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करने लग जाए, वो अलाउड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो समझ में आ गया कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, तो ये रहा हमारा। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। कोर क्षेत्र होता है, अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, 3 जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला है कोर, जो लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीसीज और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को कठोरता से संरक्षण देता है। और कठोर संरक्षण के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, कठोर संरक्षण के लिए यहां पर या तो हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं या फिर कठोर संरक्षण के लिए यहां पर हम सैंक्चुरी डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा बफर जोन, ठीक है। तो ये कोर एरिया के चारों तरफ होता है और यहां पर इन्वायरमेंटली जो सस्टेनेबल एक्टिविटीज होती हैं बस उन्हीं को अलाउ किया जाता है, किसी और को अलाउ नहीं किया जा सकता है। जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन में तरह तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या कोशिश रहेगी हमारी, यहां पर हमारी कोशिश रहेगी कि ह्यूमन एक्टिविटी फिर भी सस्टेनेबल रहें और यहां पर किसी भी तरह का ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसको कि जिससे यहाँ के इकोसिस्टम को किसी भी तरह का डैमेज पहुंचे, ठीक है। हमारे कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कैसे एस्टैब्लिश किए जाते हैं? हमारे कंट्री में बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। बायोस्फीयर को एस्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। दिमाग में बिठा लीजिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व को लागू करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को पूरी तरह से ये परमिशन मिली रहती है, परमिशन है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश कर सकें, उनके पास ये अथॉरिटी है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व करने को अनाउंस करने के पहले मिनिस्ट्री हमेशा ही कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट जरूर करती है। कंसल्ट इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पर लैंड का मैटर इन्वॉल्व होता है। वो अगर बहुत बड़े एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व को
डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वहां पर लैंड के यूज पर अब कुछ प्रतिबंध लगने वाले हैं। वहां पर हो सकता है कि खेती हो रही हो, वहां पर हो सकता है कि लोगों की प्राइवेट लैंड हो। तो उन सारी चीज़ों को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो चीज़ें गड़बड़ ना हो, असंतुलित ना हो, कानूनी नज़रिए से, कि लोगों की प्राइवेट ज़मीन पर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गई, बहुत बड़ा गांव है जहाँ पे काफ़ी खेती हो रही है, वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको कंसल्ट करती है, लैंड को एक्वायर किया जाता है ताकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में जो है, खास तौर पे कोर और बफर एरिया का जो भी लैंड है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे पूरी तरीके से। ट्रांजिशन जोन में हैबिटेशन और हैबिटेशन के साथ प्राइवेट एरिया, प्राइवेट लैंड अलाउड है, लेकिन प्राइवेट लैंड पे आप क्या करते हैं उसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये नहीं है कि आपका प्राइवेट लैंड है तो आप जो मर्जी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में मेरा प्राइवेट लैंड है तो यहाँ पर मैं कोयले की खुदाई नहीं कर दूंगा, पेट्रोलियम की ऑयल वेल नहीं खोल दूंगा। अगर पेट्रोलियम है भी तो भी वो खोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं, कहीं भी, सिर्फ इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कहीं भी आप अपने लैंड पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये परमिशन हमेशा ही आपको वहाँ की लोकल अथॉरिटी तय करके देती हैं। कुछ चीज़ें एकदम से परमिटेड हैं, फॉर एग्जांपल घर बनाना वगैरह वगैरह बड़े शहरों में, लेकिन जब आप बायोस्फीयर में जाएंगे तो किस तरह के घर बनाएंगे, किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे, वो सब भी यहाँ पर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश करती है। हमारे कंट्री में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश हो गए हैं, और ये हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सीमा में भी जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा पहले वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में इसकी सीमाएं पड़ती हैं। और जो ये इकोसिस्टम है वो क्या है, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। नीलगिरी तार यहीं पे पाया जाता है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और टाइगर पाया जाता है, लायन टेल मकाक पाया जाता है। ठीक है, इसका साइज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रमुख प्रजातियां किन स्टेट में और किस तरह का इकोसिस्टम है ये जानना जरूरी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जब डिक्लेयर हुआ था तो उत्तर प्रदेश था, और यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम है। यहाँ पर आपको हिम तेंदुआ मिलेगा, ठीक है, जिसको हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, और हिमालय का काला भालू मिलेगा। तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, तमिलनाडु में है, तटीय इकोसिस्टम है, और यहाँ पर ड्यूगोंग पाया जाता है। ड्यूगोंग को गूगल करके देखिएगा कैसा दिखता है, बड़ा है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। नॉकरेक मेघालय में है। रेड पांडा के लिए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है। छोटे छोटे होते हैं रेड पांडा, पेड़ पे आराम से चढ़ जाते हैं, और इनको बड़ा खतरा है जंगली कुत्तों से, भेड़िया से वगैरह से। ठीक है, छोटा ही है नॉकरेक, बस 820 वर्ग किलोमीटर का है। सुंदरबन, इंडिया के सबसे खतरनाक टाइगर्स सुंदरबन में होते हैं। सुंदरबन के टाइगर तेजी से स्विम कर सकते हैं। सुंदरबन के टाइगर, जब उनको शिकार की कमी होती है तो वो पानी में स्विम करके मछलियों को खाने लग जाते हैं। सुंदरबन के टाइगर जो मछुआरे होते हैं उनके बोट के पीछे पीछे तैरने लग जाते हैं और कई बार बोट को उलट देते हैं। सुंदरबन के टाइगर, सुंदरबन से ज़्यादा आदमखोर टाइगर इंडिया के किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं पाया जाता। सुंदरबन सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं है, बल्कि सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है, लगभग 9,600 वर्ग किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी गिरता है, लेकिन वो बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और गंगा का डेल्टा है वो। बंगाल टाइगर मेन है। फिर आ गया मानस, असम में है। मानस
को राइनोसेरॉस के लिए तो जाना ही जाता है, ठीक है। मानस को राइनोसेरॉस के लिए तो जाना ही जाता है, एक सींग वाले गेंडे को, लेकिन साथ में एशियाई हाथी भी हैं, एशियाटिक एलिफेंट है हमारे, और इसके अलावा बाघ हैं। ये छत वाला कछुआ होता है वो है, गोल्डन लंगूर है, पिग्मी हॉग है, और मानस बहुत बड़ा नहीं है, 2800 वर्ग किलोमीटर में है। उड़ीसा में सिमलीपाल है, ये डेक्कन का प्रायद्वीपीय एरिया कहलाएगा। यहाँ पे गौर पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है दिहांग डिबांग। ये 1998 का है, ये सब कुछ नए वाले हैं। ईस्टर्न हिमालय में पाया जाएगा, और यहाँ पे ताकिन पाया जाएगा, मस्क डियर पाया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी जाना जाता है पचमढ़ी रिजर्व को। और मध्य प्रदेश में है, सेमी ड्राई है, और यहाँ पे जाइंट स्क्विरल पाई जाती है। उड़ने वाली स्क्विरल तो मैंने खुद ही देखा है, ठीक है, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अचानकमार अमरकंटक है, 2005 में इस्टेब्लिश हुआ है, 4 सींग वाला मृग। यहाँ पर भी बाघ पाए जाते हैं, वाइल्ड डॉग पाए जाते हैं, सारस पाया जाएगा वगैरह। फिर रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ बहुत बड़ा है, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, 12,500 स्क्वायर किलोमीटर। जंगली गधा पाया जाता है यहाँ पे, जिसको हम वाइल्ड डंकी कहते हैं, और ये एक बड़ा यूनिक सा रेगिस्तान है। अगर इस तरह का लैंडस्केप आप देखेंगे तो दुनिया में कहीं और इस तरह का आपको लैंडस्केप नहीं मिलेगा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता आपको रन ऑफ कच्छ में। कभी मौका मिले, आप में से जो लोग गुजरात के होंगे शायद गए होंगे, या ऐसे भी गुजरात के नहीं भी हैं और तब भी गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कभी भी मौका लगे तो जरूर देखिएगा। 2009 में हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया, वेस्टर्न हिमालय है, और स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, लगभग 7700 वर्ग किलोमीटर का है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ईस्टर्न हिमालयन है, यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड पाया जाएगा और रेड पैंडा पाया जाएगा। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी तार, एशियाई हाथी और अगस्त्यमलाई में भी टाइगर ठीक ठाक पाए जाते हैं, 3500 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बहुत छोटा, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह हैं। खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है, बहुत ही खतरनाक खारे पानी का मगरमच्छ होता है और तेज भी होता है। 885 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा। डिब्रू साइखोवा असम में, यहाँ पे भी गेंडे अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी वाली बतख, पानी की भैंस, ब्लैक चेस्टेड तोता, कैप्ड लंगूर, ये सब यहाँ पर पाया जाएगा। शेषाचलम हिल्स 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था, आंध्र प्रदेश में है, लगभग 4755 वर्ग किलोमीटर का है, और यहाँ पर लोरिस पाए जाते हैं। लोरिस जो होते हैं, स्लेंडर लोरिस, छोटे छोटे बंदर जैसे एनिमल होते हैं। और पन्ना 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। वेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, पन्ना में टाइगर रिजर्व भी है, और चिंकारा, नीलगाय, सांबर वगैरह पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाकर के देखें तो हमारे कंट्री का एक सेकंड रुक जाए। ये रहा हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व।
तो हमारे कंट्री का, ये पीडीएफ तो दे ही रहा हूं, ठीक है। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ लगभग 12,500 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यही है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। इसके अलावा और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे कंट्री के जो इतने से नेक्स्ट लेवल पे आते हैं? वो है सुंदरबंस, लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का। ये रहा हमारा सुंदरबन। तो नंबर 2 पर कौन आएगा? नहीं, नंबर 2 पर फिर ये आना चाहिए हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, हमारा नंबर 2 है, और नंबर 3 पे सुंदरबन है। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 2 पे गल्फ ऑफ मन्नार आ गया, और नंबर 3 पर हमारा आ गया सुंदरबंस। तो ये 3 याद रखिएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ नंबर 1, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, और नेक्स्ट है सुंदरबंस, करेक्ट। और इसके बाद हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से ये 12, ठीक है, हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से ये जो 12 हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें आज की डेट में 668 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। उनमें से 12 हमारे कंट्री के हैं। कौन कौन से हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा, जो लोकली इसको कहते हैं खैंगचनजोंगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे खैंगचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे हम लोग सिंपल इसको कंचनजंगा कहते हैं, लेकिन लोकल जिस तरीके से बोला जाता है वो बड़ा मुश्किल है। तो खैर, तो ये 12 आप अलग से याद रखेंगे, क्योंकि ये MAB के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल हैं। तो आज वाले में काफ़ी कुछ याद करने की बात थी, बस ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसका साइज कम करके, कलर वाइट करके आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेंगे। अभी ये कितने पेज में है? अभी नहीं, ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, ये इस शेप में भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन इसको हम, अब लोग ये कौन पूछ रहे हैं कि इसमें से कितना इंडिया का है? अभी तो बताया ना कि कितना इंडिया का है। अरे मैं तो पीडीएफ कल भी भेजा था, पता नहीं मतलब कैसे नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आज हम एक बार पूछ लेंगे। पता है, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि टीम ने अपलोड किया है, ठीक है ना, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि टीम ने अपलोड किया है, किसी ऐसी जगह अपलोड किया है कि आप लोग उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी है वो मैं क्लियर करके, और कल की क्लास तो हो ही रही है, तो कल मैं आपको बता दूंगा कि वो नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सर ब्राज़ील मेगा डाइवर्स नहीं है? ब्राज़ील बिल्कुल है मेगा डाइवर्स में, ब्राज़ील बिल्कुल है मेगा डाइवर्स में। A4 साइज पेपर में ही भेजेंगे, A4 साइज पेपर में ही भेजेंगे, चिंता मत करो। आज का थोड़ा फैक्चुअल है बाबू, याद करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग बहादुर और मेहनती बच्चे हो, याद कर लोगे। मैं देख रहा हूं कुछ क्वेश्चन वगैरह। वेनेजुएला है, सर संडे को क्लास नहीं लीजिए। इस संडे को तो ऐसे भी नहीं ले पाएंगे बाबू, ठीक है ना, इस संडे को तो नहीं ले पाएंगे, अगले संडे का देखते हैं। सर कोई बुक लेनी पड़ेगी? नहीं विशाल, कोई बुक मत लीजिए। मेरी राय होगी कि अब तमाम चैप्टर में
मैं आपको पीडीएफ देता रहूँगा, तमाम चैप्टर, तमाम लेक्चर्स में पीडीएफ अब जाते रहेंगे। तो उन पीडीएफ को और न्यूज़पेपर के साथ आप लोग दोस्ती कीजिए, वो पूरा गेम चेंज कर देगी आपकी तैयारी का। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आराधना पूछ रही हैं। आराधना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एनवायरमेंट में नहीं आता है, वो एक जनरल नॉलेज वाली बात होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो हम टच करा देंगे, ठीक है ना। सर पीडीएफ एक बार दे दो। पीडीएफ में हर रोज क्लास के पहले अपडेट करता हूं, तो मैं एक बार नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। जो अपडेट नहीं करना हो तो मैं दे दूं, लेकिन पीडीएफ में लास्ट डेट तक कुछ ना कुछ उसमें चेंज करता रहता हूं, ठीक है। मेंस के आंसर का फॉर्मेट, हिंदी में डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। सर ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? ये प्रीलिम्स के लिए है। टाइगर रिजर्व बिल्कुल अलग है। चलो फिर अब आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त घोषित करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त घोषित करते हैं, और अब कल होगी हमारी मुलाकात। कल से हम लोग इकोसिस्टम एंड हैबिटेट कंजर्वेशन पे जा रहे हैं। इकोसिस्टम एंड हैबिटेट कंजर्वेशन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ेंगे। लाइक आप पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलिफेंट रिजर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर और हॉट स्पॉट में वो तो आप अपने नोट्स को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं और हैबिटेट कंजर्वेशन के चैप्टर से शुरुआत रहेगी। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।